Concept Builder. So hello and happy morning to all of you. So I'm again welcoming you all on my YouTube channel with a fresh topic, with a fresh and very energetic topic, that is a rheumatoid arthritis. So क्या है कि rheumatoid arthritis की डेफिनेशन वगैरह मैं आपको करवा दे रहा हूँ, थ्रोली आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। आप मतलब रीड अपने से कर सकते हो, मैं चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डेफिनेशन इंग्लिश तो आप कर ही लोगे। So what is rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis is basically autoimmune disease. ऑटोइम्यून डिसीज से आप क्या समझते हैं? ऑटोइम्यून डिसीज को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारी एंटीबॉडी ही हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो जाती है। तो आर ऑन एंटीबॉडी इज डेंजरस फॉर आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए हमारी एंटीबॉडी डेंजरस हो जाती है, उस कंडीशन को हम ऑटोइम्यून डिसीज बोलते हैं। उसी टाइप की डिसीज है एक। अगर देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी क्रोनिक इम्यूनो इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर होता है, मतलब क्रोनिक भी होता है, ठीक है। क्रोनिक है, साथ में इम्यून मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड है, एंड इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन है कहीं ना कहीं। इन्फ्लामेशन में 2 4 5 चीज़ें टोटली शायद आती है, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड तो कुछ और होता है, देख लेना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्फ्लामेशन मेनली जो अफेक्ट ये करता है साइनोवियल जॉइंट्स को करता है। जो साइनोवियल जॉइंट्स में देयर इज अ फ्लूइड, लाइक साइनोवियल फ्लूइड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड मेनली प्रोलिफरेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड देखने को हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। क्या प्रोलिफरेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, ठीक है। विथ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, मतलब और जो अदर भी ऑर्गन है समवेयर, तो उनको भी कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है, ठीक। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देख लेते हैं तो बाइलेटरल पेन होता है। बाइलेटरल पेन मतलब बॉडी के दोनों साइड पे पेन। सिंपली अगर मेरे राइट हैंड की रिस्ट पे अगर इन्फ्लेमेशन है और पेन है, तो अगर आरे डेवलप हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस होता है कि लेफ्ट हैंड के रिस्ट में भी पेन होगा, ठीक है। तो बाइलेटरल हो गया। साथ में सिमेट्रिकल, मैंने बोल दिया कि सिमेट्री है, दोनों साइड होगी, ठीक, बता दिया आपको चीज़। एंड मोर देन 3 ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है। तो कुछ ज्वाइंट मतलब अगर देखा जाए तो 7 to 10 ज्वाइंट्स आई थिंक दिए गए हैं, या 7 ज्वाइंट्स हैं मल्टीपल, अगर दोनों साइड के मिला दोगे 7 into 2 टोटल 14 ज्वाइंट्स हो जाते हैं। तो कुछ ज्वाइंट्स होते हैं, लाइक मैं आपको एक आध दो का नाम बता देता हूँ। लाइक एल्बो का ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, नी ज्वाइंट हो गया आपका, एंकल ज्वाइंट हो गया आपका, रिस्ट का ज्वाइंट हो गया, एमटीपी हो गया, ठीक, मेटाटार्सल फैलेंजियल ज्वाइंट, मेटाकार्पल हो गया। और ये सारी जो ज्वाइंट्स होते हैं यहाँ पे मेनली हमको ये डिसीज देखने को मिलती है। अगर 3 ज्वाइंट का ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आ रहे हैं, ठीक है। और कंप्लीट इटियोलॉजी मैंने आपको पहले ही बताया, कंप्लीट और एग्जैक्ट इटियोलॉजी अभी तक इसकी मतलब नोन नहीं है, बट पैथोजेनेसिस है एक। सिंपली मैं आपको एक सिंपल टर्म में पैथोजेनेसिस को समझा देता हूँ क्या होता है। तो पैथोजेनेसिस में एक हाइपोथेसिस पे ही बेस है इसका, पैथोजेनेसिस भी इट इज टोटली बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस, ठीक। तो क्या है कि जो हमारा जेनेटिक कुछ होते हैं, लाइक ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होते हैं, कुछ एंटीजन्स होते हैं जेनेटिकली, जिनका प्री डिस्पोजिशन मतलब जेनेटिकली मेकअप हो जाता है, उनमें जो चेंज होता है कहीं ना कहीं थोड़े से इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, इट मे और इट मे नॉट बी, जरूरी नहीं है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर किसी में होते भी हैं, कि कुछ पेशेंट्स में होते भी हैं, कुछ पेशेंट में नहीं होते। लाइक जो स्मोकिंग करते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, एल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, और ये सारी चीज़ें होती हैं। पैथोजेंस भी कुछ होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ होते हैं। तो क्या होता है, जो अगर जेनेटिक मेकअप होता है, लाइक HRA का हो गया, सॉरी HLA का हो गया, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन हो गए, तो ये जो एंटीजन होते हैं, तो ये मतलब ये जो वो होता है, मतलब जो मेकअप होता है इनकी वजह से, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशनिंग की वजह से या जेनेटिक मेकअप की वजह से, ये इम्यून जो है या एंटीजन जो है, एंटीजन मॉडिफाई हो जाते हैं, बॉडी के ही एंटीजन मॉडिफाई हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी की सेल्स होती हैं, जो इम्यून सेल्स होती हैं, ये खुद ही मतलब एक टाइप से मतलब पहचान कर ही नहीं पाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं कि आउटसाइड के एंटीजन है कि इनसाइड के एंटीजन है। तो उसके अगेंस्ट में जो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, तो वहाँ से आपको पता है एक्टिव होगा तो बी सेल्स बनेंगी, फिर टी सेल्स का एक्टिवेशन होता है, सारी चीज़ें होती है। टी सेल्स फिर एक्टिवेट होके फिर एंटर करती हैं आपके साइनोवियल जॉइंट्स में। अब साइनोवियल जॉइंट्स में एंटर करने के बाद वहाँ पे फिर अपने साइटोकाइंस जो कि प्रोटीन होते हैं,
ठीक है। साइटोकाइन जो कि प्रोटीन होते हैं उनको सिक्रेट करना स्टार्ट करती हैं। साइटोकाइन को आप समझ सकते हैं वर्क करते हैं एज अ ट्रैफिक लाइट, ठीक, वर्क करते हैं एज अ ट्रैफिक लाइट फॉर अ इम्यून कॉम्प्लेक्स। इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट, इम्यून सिस्टम को सिग्नल देने का काम करते हैं कि भैया यहाँ पे ये देखो जेब्रा क्रॉसिंग हो चुकी है, आपको आना है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम इज लाइक अ हवलदार, ट्रैफिक हवलदार, कांस्टेबल पकड़ लो आप, वैसे है। तो अपना इम्यून सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है, टी सेल एंड बी सेल सारी चीज़ें आती हैं। फिर अलग से मतलब और भी TNF अल्फा इनहिबिटर सब जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, लाइक TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 6 से सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बहुत सारे ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगते हैं और वहाँ पे एक नोडुलर इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे जॉइंट्स पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें पैथोजेनेसिस है, ये टोटली हाइपोथेसिस पे है। और लेबोरेटरी में अगर सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो आईजीएम का लेवल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम होता है उससे होता तो IgG, IG, IgD सब इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आईजीएम का सबसे ज़्यादा देखा जाता है सीरम में। अगर देखोगे लेबोरेटरी टेस्ट में तो देखा जाता है, ठीक है ना। देन मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं क्या होता है। तो RA का मैनेजमेंट अगर देखना है तो मैंने बता दिया कि ये एक ट्रीटेबल डिसीज नहीं है, ओनली कंट्रोल कर सकते हो आप, ठीक, पहली चीज। और इस पर अगर एज्यूम करना है तो आप ऐसे एज्यूम करो, मेनली अगर प्रिवेलेंस देखोगे इस डिसीज की तो फीमेल में ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू मेल, ठीक है। फीमेल ज़्यादा प्रिवेलेंस होती है, इसके लिए प्रिवेलेंस होती है, ठीक है। फिर RA का मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट लाइक पेन तो होता है, आपको पता है। तो पेन हम अकॉर्डिंग GI टॉक्सिसिटी के लिए जैसे एनसेड का यूज़ कर लेते हैं, स्टेरॉइड्स का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एडजुवेंट ड्रग होती है पेन के लिए, बट ये सिर्फ पेन रिलीफ में ही या सिम्टोमेटिक पेन में ही रिलीफ दे पाती हैं। तो पेन के लिए मेनली हम देख लेते हैं अगर, तो एनसेड्स हो गई अपनी, एनसेड्स एंड स्टेरॉइड्स। एनसेड में आप GI प्रोफाइल के हिसाब से अपन दे देते हैं, टॉक्सिसिटी ना हो, ये सारी चीज़ें लाइक डाइक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक की सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। देन मूव ऑन द RA मैनेजमेंट, सॉरी जो क्रोनिक या परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए होता है उसको डिमार्ड्स बोलते हैं, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रियूमेटाइड ड्रग्स, ठीक है। डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रियूमेटाइड ड्रग्स डिमार्ड्स का फुल फॉर्म होता है। तो हमारे पास कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमार्ड्स होता है। डिमार्ड्स को हम 3 क्लासिफिकेशन में बांट सकते हैं। आपको KDT में शायद क्लासिफिकेशन है ना मिले, ये हैरिसन का क्लासिफिकेशन है मैनेजमेंट का, तो परेशान मत होइएगा, ड्रग्स वही हैं, बस उनका थोड़ा क्लासिफिकेशन चेंज होगा। तो आप उसे कंपाइल करके देख लेना एक बार क्या चीज़ें हैं, कंपेयर कर लेना, ठीक। तो क्या है, CS डिमार्ड्स है, ठीक है ना। तो कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमार्ड्स होता है, साथ में टारगेटेड सिंथेटिक डिमार्ड्स होते हैं, साथ में बायोलॉजिकल डिमार्ड्स भी होते हैं, ठीक है। समवेयर अगर ड्रग्स देखते हैं तो कन्वेंशनल सिंथेटिक में अपने पास कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो ट्रिक भी है इसके लिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत अच्छी सी है, आपको मैं बता देता हूँ ट्रिक, 1 सेकेंड। तो ट्रिक में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्यूट पगली मलिका शेरावत। तो मलाइका शेरावत जो है, मलिका शेरावत जो है, ऑलवेज ऑन ट्रेंडिंग में हमेशा रहती हैं। इज़ अ वेरी सेल्फ डिपेंडेंट और बहुत ही अच्छी मतलब वूमेन है, एक, समझ रहे हो। आई एम द ह्यूज फैन ऑफ मलिका शेरावत, स्पिटिंग पर्सनालिटी। चलिए देखते हैं क्यूट पगली मलिका शेरावत। मलिका शेरावत इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेथोट्रेक्सेट इज इंपॉर्टेंट एंड M स्टैंड फॉर मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। मलिका शेरावत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सो फोकस ऑन मलिका शेरावत। तो C से अपना वही है, क्लोरोक्विन हो जाएगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो जाएगा, एंड C से बस क्यूट में आपको C पकड़ना है। फिर P से अपना D पेनिसिलामाइन हो जाता है, A से अपना एजाथायोप्रिन हो जाएगा, G से अपना गोल्ड सॉल्ट हो जाता है, I से अपना जेनस काइनेज इनहिबिटर बोल दो, L से अपना लेफ्लुनोमाइड, I से अपना इनहिबिटर ऑफ जेनस काइनेज होता है I से। M से अपने बताया आपको मलिका शेरावत है, मलाइका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो M से अपना मेथोट्रेक्सेट, L से सल्फासेलाजिन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम अपना टेबल देख लेते हैं। तो मेथोट्रेक्सेट जैसे मैंने लिखा है इस पे, तो मेथोट्रेक्सेट के बारे में आपको पता होगा अबाउट मेथोट्रेक्सेट, DHF RS इनहिबिटर, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। साथ में एंटीफोलेट भी बोल सकते हो आप। मेथोट्रेक्सेट का शायद 2.5 mg यूज किया जाता है। मेथोट्रेक्सेट में सबसे अगर बेस लाइन ट्रीटमेंट देखा जाए RA का, लॉन्ग टर्म का, या क्रोनिक RA बोलो या लॉन्ग टर्म RA बोलो, तो वहाँ पे बेस लाइन ट्रीटमेंट अपना मेथोट्रेक्सेट ही होता है। मेथोट्रेक्सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होती है RA के लिए, ठीक, बिकॉज सब इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करते हैं, और इम्यूनिटी ही कहीं ना कहीं, इम्यूनिटी का बहुत ही ज़्यादा, इम्यून सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है RA में, ठीक है।
हो गया आपका मेथोट्रेक्सेट। देन अगर मेथोट्रेक्सेट के बाद अगर अच्छा रिस्पांस नहीं है तो ऐड कर सकते हो आप लेफ्लेविनोमाइड, सेकंड इंपॉर्टेंट ड्रग, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, बहुत ही अच्छी ड्रग होती है ये, इसके साथ अपन कंबाइन कर सकते हैं। साथ में सल्फासेलाजिन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इन सबको अगर अपन कंबाइन करके देखते हैं, लाइक मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजिन एंड लेफ्लेविनोमाइड, ट्रिपल ड्रग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगर ये सब फर्स्ट लाइन या बेस ट्रीटमेंट ही होते हैं, अगर ये रिस्पॉन्स जैसे नहीं कर रही है तो फिर आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और ऐड कर सकते हो। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर मेनली देखा जाए कहीं ना कहीं सिर्फ इन्फ्लामेशन के लिए ही होती है। ठीक, अब नाउ डेज वी डोंट यूज अ गोल्ड सॉल्ट्स, एजाथायोप्रिन एंड डी पेनिसिलामाइन, इतने ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं होते हैं। एजाथायोप्रिन और डिसीज में बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, बट गोल्ड सॉल्ट हो गया और इसका आपका क्या नाम है, इसका डी पेनिसिलामाइन, इसका तो बहुत ही कम यूज़ देखने को मिलता है। लोकली शायद ही कहीं कहीं किसी हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हो। डी पेनिसिलामाइन के एक और यूज़ होता है, कॉपर पॉइजनिंग में यूज़ होती है डी पेनिसिलामाइन। एंड गोल्ड सॉल्ट्स में औरानोफिन, औराथायोमेलेट, ये बेसिकली बैंड ही है ड्यू टू डर्मेटाइटिस वगैरह की वजह से इसको यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड हम देख लेते हैं इनका साइड इफेक्ट क्या होता है। तो एमटीएक्स के 2-3 साइड इफेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। हिपेटोटॉक्सिसिटी में सिरोसिस हो गया एंड हेपेटाइटिस हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ में अगर देखा जाए तो पल्मोनरी को कहीं नहीं, लंग्स को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस वगैरह, न्यूमोनाइटिस वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। साथ में बोन मैरो का सब डिप्रेशन भी करता है, डिप्रेशन करता है, बोन मैरो डिप्रेशन। एंड स्टोमेटाइटिस होता है, जीआई डिस्ट्रेस कॉज करता है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और सल्फासेलाजिन और इसके साथ आपका क्या चीज़ है, सल्फासेलाजिन मेथोट्रेक्सेट के साथ, इनके साथ एक और प्रॉब्लम है, दे ऑल्सो कॉज द रिवर्सिबल मेल इनफर्टिलिटी भी कहीं ना कहीं कॉज करती हैं दोनों ड्रग, सल्फासेलाजिन, मेथोट्रेक्सेट। सल्फासेलाजिन कॉम्बिनेशन होता है साइट 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, जो कि इसका एक्टिव मेटाबोलाइट हो सकता है, बोल सकते हो आप। एंड सल्फापायरिडीन, दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, या कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। तो दोनों ये सल्फासेलाजिन के स्ट्रक्चर में दो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनसे मिलकर सल्फासेलाजिन बनता है। ठीक है, सल्फासेलाजिन लाइक सल्फोनामाइड है, तो ग्लूकोज 6PD पेशेंट में आप नहीं, डिफिशिएंट पेशेंट में आप नहीं यूज करते, बिकॉज व्हेन यू यूज द सल्फासेलाजिन इन ग्लूकोज 6PD डिफिशिएंट पेशेंट, देयर इज अ हाई रिस्क और चांसेस ऑफ द हीमोलिटिक एनीमिया का बहुत ही ज्यादा चांस होता है इसमें। ठीक है, बाकी हो गया। गोल्ड सॉल्ट मैंने आपको बता दिया, डर्मेटाइटिस कॉज करता है, इसलिए ड्यू टू दिस बैंड है, ज़्यादातर नहीं यूज होता। एंड बायोलॉजिकल डिमांड्स देख लेते हैं। बायोलॉजिकल डिमांड्स मेनली इज अ मोनो ड्रग थेरेपी होती है, मतलब एक ही ड्रग, सिंगल ड्रग आप अगर डिमांड्स का यूज़ कर रहे हो, तो बायोलॉजिकल डिमांड्स का यूज़ कर रहे हो, तो सिंगल ड्रग आप यूज़ करोगे, तो कॉम्बिनेशन में आप बायोलॉजिकल डिमांड्स के 2 ड्रग नहीं दे सकते हो। लाइक अपने पास TNF अल्फा इनहिबिटर के कुछ ड्रग हैं, और IL-1 का एंटी IL-1 या IL-1 एंटागोनिस्ट है, तो आप इनको अगर चाहो कि कंबाइन करके किसी एक पेशेंट में, सिंगल पेशेंट में दे दे, तो आप कंबाइन नहीं कर सकते उनको। ठीक है, बट अगर रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा, और या तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग है हमारी, बेस लाइन ट्रीटमेंट है कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमांड्स का, अगर उनका रिस्पॉन्स सही नहीं आया या इंटॉलरेंस डेवलप कर रही हैं, तो इन दैट केस वी ऐड टू बायोलॉजिकल डिमांड्स विथ कन्वेंशनल डिमांड्स, इनको ऐड करके या कंबाइन करके अपन दे सकते हैं, बट वी डोंट कंबाइन द बायोलॉजिकल डिमांड्स। ठीक है, बायोलॉजिकल डिमांड्स को हम कभी कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब देख लेते हैं। इसमें एंटी TNF है पहले, तो ये सब TNF क्या है, तो TNF टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर होता है, मेनली टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इज द TNF इज मेनली ये सब इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, इन्फ्लामेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए अपन इनको इनहिबिट कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक, एंड वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल डिमांड्स में क्या है, तो एंटी TNF मैंने आपको बताया, तो एंटी TNF में अपनी क्या कंसिडर आती है, तो एंटी TNF में मेनली इसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी बना दिया है, वहाँ पे यूट्यूब पे मेरे शॉर्ट्स पे पड़े होंगे, एंटी TNF क्लासिफिकेशन में ट्रिक के साथ हैं, बट यहाँ पे मैं आपको थ्रोली से बता देता हूँ क्या चीज़ है। एंटी TNF हमारी ड्रग आती है, इटानरसेप्ट आती है, इन्फ्लिक्सीमाब आती है, साथ में गोलीमाब आती है, सर्टोलिजुमाब आती है, एडालीमाब आती है, सारी ड्रग्स आती हैं। मेनली जो सर्टोलिजुमाब और गोलीमाब होती हैं, दोनों ड्रग्स इंडिया में शायद अवेलेबल नहीं है, या रेयरली अवेलेबल होती हैं इंडिया में। ठीक है, बाकी एडालीमाब सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इन्फ्लिक्सीमाब भी कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक, और अगर इन ड्रग्स का आप लाइक एंटी TNF का, और सारी ड्रग्स जो मेनली होती है इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करती है, जितने भी बायोलॉजिकल डिमांड्स होते हैं, तो आप देख लो एक बार कि टीबी का इन्फेक्शन कहीं तो नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप मंटॉक्स टेस्ट वगैरह करके सबसे पहले जब इन ड्रग को चलाना होता है, तो आप देख लेते हो, अगर कंटिन्यू करना है इन ड्रग्स के साथ, तो एक बार मंटॉक्स टेस्ट वगैरह करके देख लेते हो, कहीं तो टीबी का इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं लेटेंट TB कॉज करती हैं ये। ठीक है, लेटर ऑन लेटेंट TB कॉज कर सकती हैं। ठीक है,
देन IL-1 एंटागोनिस्ट देख लेते हैं, और anti-IL-1 एनाकेंद्रा होता है, साथ में साथ कीकालीमुमाब भी एक ट्रक करके होती है, आप देख लीजिए कीकालीमुमाब, ठीक है, CI से स्पेलिंग होती है कीकालीमुमाब, शायद एक्यूट गाउट में भी कीकालीमुमाब का यूज करते हैं। एंड इंटरल्यूकिन 6 की बात करते हैं तो सारीलुमाब, टोसिलीजुमाब। एंड देन को-स्टिमुलेशन इनहिबिटर, को-स्टिमुलेशन से मीन है कि को-स्टिमुलेशन मीन टी सेल का एक्टिवेशन जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है CD20 या CD24 से टी सेल का एक्टिवेशन होता है, फिर फर्दर प्रोसेस होती हैं, तो ये उसी एक्टिवेशन को या स्टिमुलेशन को इनहिबिट करके वर्क करती है। तो को-स्टिमुलेशन इनहिबिटर इज एबाटासेप्ट, ठीक है, एबाटासेप्ट के। एंड CD20 इनहिबिटर की अगर बात करते हैं तो रिटुक्सीमाब होती है, ठीक है। बीटा सेल जो हमारी एंटीबॉडीज होती है बनाती हैं, उनके डेवलपमेंट को या उनके डेवलपमेंट को इनहिबिट करके वर्क करती हैं, इसको इसलिए दैट इज द रीजन बीटा सेल डेप्लेटर के नाम से भी जाना जाता है रिटुक्सीमाब को, ठीक है। चलो, नॉन हॉकिंग लिम्फोमा वगैरह में भी यूज होती हैं, ठीक है, रिटुक्सीमाब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द टारगेटेड सिंथेटिक DMARDs which mainly work by inhibiting the JAK inhibitor, JAK janus kinase inhibitor. तो ड्रग्स इज द टोफासिटिनिब एंड बैरिसिटिनिब। हेपेटोटॉक्सिसिटी इज mainly a side effect of the tofacitinib and baricitinib. So what is the special point? Special point about tofacitinib is it inhibits, कोविड के टाइम में भी टोफासिटिनिब बहुत ज़्यादा यूज होती है। स्पेशल पॉइंट क्या है? इट इनहिबिट्स JAK 1, 2, 3, तो तीनों JAK 1, 2, 3 तीनों रिसेप्टर को इनहिबिट करके वर्क करती है। एंड बैरिसिटिनिब ओनली इनहिबिट द JAK 1, 2, ठीक, JAK 1, 2 को इनहिबिट करती है। तो टोफासिटिनिब कहीं ना कहीं नॉन सेलेक्टिव JAK इनहिबिटर होती है। क्या होती है? टोफासिटिनिब कहीं ना कहीं, टोफासिटिनिब इज समवेयर JAK और नॉन सेलेक्टिव JAK इनहिबिटर, एंड बैरिसिटिनिब इज अ सेलेक्टिव JAK इनहिबिटर बिकॉज इट इनहिबिट ओनली JAK 1 and 2 रिसेप्टर, ठीक है, JAK के 1 और 2 रिसेप्टर को इनहिबिट करती है, ठीक। आई होप यू लाइक द वीडियोस। और वीडियो बनाने का एक ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा क्लिनिकल भी बताया जाए चीज़ें क्या होती हैं, ठीक। क्लासिफिकेशन थोड़ा सा हैरिसन्स है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। मेडिसिन पार्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा कवर किया है, तो आप टैली कर सकते हैं यहाँ से आपकी KDT से। बाकी ड्रग्स आपको सेम मिलेंगी। और मॉर्निंग स्टिफनेस का जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो मॉर्निंग स्टिफनेस अगर का मीनिंग ये है कि जब व्हेन यू गेट अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह उठते हो तो क्या होता है कि दोनों तरफ बहुत ही बॉडी एकदम स्टिफ, एकदम बोलते हैं ना हिंदी में, वो अकड़ा हुआ रहता है पूरा शरीर, ठीक है। तो वो अकड़पन या अकड़ा हुआ शरीर रहता है, वो आपको महसूस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। सो थैंक यू गाइस।